अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में भी वो ख़बरें जो आमतौर पर आपके सामने नहीं रखी जाती हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ हैं काजी नदीम इकबाल, लाहौर से ही हैं अनवर हुसैन सुमरा, लाहौर से ही गौहर अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। कराची से वकील रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से जीशान काका खेल हैं, मुल्तान से सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी हैं, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती साहब। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बहुत सी ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एक अहम मसला, बुनियादी मसला, गरीबों के लिए सबसे बड़ा मसला, और वो लोग बिलखुसूस जिनकी जवान बेटियां घर बैठी रहती हैं, जहेज़ का मामला। जहेज़ के मामले को लेके अब से कुछ 10-11 माह पहले एक तरमीमी बिल 2017 के लिए सिफारिशात इरसाल करने के लिए ख़त लिखा गया था सूबों को, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ जो पंजाब है यहाँ से अभी तक सिफारिशात विफाक को नहीं भेजी गई हैं, और जिसकी वजह से ये जहेज़ जो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत का मसला है, बहुत से लोग तो जहेज़ को लानत गर्दान रहे हैं। और तरमीमी बिल 2017 के लिए सिफारिशात तलब की गई थी, सूबों से ये सिफारिशात मांगी गई थी, लेकिन अभी तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सर्द महरी का सबूत दिया जा रहा है। किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स वफाक को नहीं भेजा गया है, और ये सिलसिला साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था कि जहेज़ से मुतालिक एक लाहे अमल बनाया जाए, कानून साजी की जाए, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अभी तक अपनी सिफारिशात यहाँ नहीं भेजी गई हैं। सूबों से सिफारिशात मांगना इसलिए भी ज़रूरी था कि हर सूबे की डायनामिक्स, उसका कल्चर, उसकी फ़िलासफ़ी की, वहाँ की रिवायात मुख्तलिफ हैं, और सिफारिशात आ जाती उन पर एक जामे बहस के बाद एक बिल जो है वो मंजूर किया जाना था, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हो सका है। जो ब्यूरोक्रेसी है इन सूबों में, उनकी जानिब से ये सुस्त रवि बरती जा रही है। ये सुस्ती क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। हम देख रहे हैं जो घरों में लोगों की बेटियां बैठी रहती हैं, जहेज़ ना होने की वजह से उनके बालों में चांदी आ जाती है, लेकिन उनके हाथ पीले नहीं हो पाते हैं। काजी साहब बताइएगा, अभी तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये सर्द मोहरी क्यों है? आड़े कौन आ रहा है? देखें, आड़े जो आ रहा है वो है ब्यूरोक्रेसी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बड़ी तगड़ी है। ये वही काम तरजीह बुनियादों पर करती है जिनमें इनका कोई अपना मफाद शामिल हो। ये जो अमेंडमेंट करनी है, इस हवाले से वजारत मज़हबी अमूर व बैनुल मज़ाहब हमआहंगी ने सबसे पहले फरवरी 2018 में एक लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि इसके हवाले से हमें सिफारिशें भिजवाई जाएँ कि किन किन बुनियादों पर तरमीम होनी चाहिए और इसका क्या सेटअप आने वाले दिनों में किया जाए, ताकि जो गरीब की बेटी है वो बआसानी अपने घर की राह ले सके। लेकिन उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद फिर एक मरासला वफाक की तरफ से मार्च में आया, मार्च के बाद जून में आया, और जून के बाद फिर जुलाई में आया। अब आज मैं ये बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में सिफारिशात सिर्फ 2 महकमों ने देनी है। एक महकमे का नाम है कानून व इंसाफ पार्लिमानी अमूर, और दूसरे महकमे का नाम है औकाफ व मजहबी अमूर। इन दोनों महकमों की तरफ से अभी तक इतना अरसा गुजरने के बावजूद सूबाई हुकूमत को सिफारिशात नहीं गई, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत ने इनके बारे में आगे वफाक को आगाह नहीं किया। अब हाल ही में जो रिमाइंडर आया है वफाकी हुकूमत से, उसके ऊपर सेक्रेटरी INC ने चीफ सेक्रेटरी के हुक्म से इन दोनों महकमों को असर नो लिखा है कि अब आप हमें सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को न भिजवाएँ, चूँकि पहले ही बहुत डिले हो गया है। इस बारे में तमाम मामला जो हैं अपनी अपनी सिफारिशात आप बराह रास्त वजारत मज़हबी अमूर को अरसाल करें और उसकी एक कापी हमें भेज दें, ताकि आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत जो अमेंडमेंट करती है उस पर सूबे के साथ उनका लाइज़ों रहे। बट साहब सिर्फ ये पंजाब का मसला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा से भी अभी तक कोई जवाब, कोई रिस्पांस वजारत मज़हबी अमूर को नहीं आया। और अब ऐसा एक और सबसे अहम बात यह है, ये जो मरासला जारी किया गया है उसमें एक खामी भी है। खामी ये है कि वफाकी जो वजारत है हमारी, उसको यही नहीं पता कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस वक्त जो है वो यूसुफ नसीम खोखर हैं। उन्होंने जो मरासला अरसाल किया है उसमें उन्होंने अभी भी चीफ सेक्रेटरी माना हुआ है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी बजाय
उन चीफ सेक्रेटरी का नाम लिखा है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर उसमें ड्यूटी दे रहे हैं। अब ऐसा हमारा मसला जो है वो सिर्फ ये है कि हम डंग टपाऊ इक़दाम के तहत काम करते हैं। हम किसी मामले में प्रोसीजर और रूल्स को फॉलो नहीं करते, और अगर कोई हुकूमत इसको फॉलो करना चाहती है तो हमारी जो बाअसर ब्यूरोक्रेसी है वो उसकी राह में रुकावट हो जाती है। देखें, जहेज़ का जो मसला है वो सरासर गरीब आवाम का मसला है। उस गरीब की बेटी का मसला है जिसकी आमदन कम है और उसकी जवान बेटी एक नहीं ज़्यादा है। वफाकी हुकूमत का ये काजी साहब, आपने कहा कि वफाकी वजारत की जानिब से जो सूबों को मरासला भेजा गया उसमें जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं उनका नाम भी गलत लिखा गया जी। आपने उन दोनों मरासले देखे हैं जो इससे पहले भी भेजे गए थे, उनके टेक्स्ट को आपने देखा? क्या उसके टेक्स्ट में भी कोई फ़र्क है? जो उसका सियाक़ो सबाक़ है उसमें भी कोई फ़र्क है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉपी पेस्ट करके नए सिग्नेचर्स के साथ ये मरासला भेज दिया गया हो? जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही समझे हैं। जो एक खतून हैं जिन्होंने ये मरासला भेजा है, ऊपर सिर्फ एक रिमाइंडर का नंबर इजाफा किया गया है रेफरेंस में, बाकी जो नीचे जो एक पैरा है वो कॉपी टेक्स्ट है। और मुझे महसूस होता है कि जो नीचे दो चीफ सेक्रेटरीज के नाम लिखे हैं, पहले नंबर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दूसरे नंबर पे चीफ सेक्रेटरी केपी के, वो भी उन्होंने तब्दील करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अगर वो इस हवाले से जो हमारी वेबसाइट है फेडरल गवर्नमेंट की उससे ही इस्तेफादा कर लेती तो उनको महसूस होता कि दोनों जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो इस वक्त नहीं हैं, दोनों शख्सियात तब्दील हो चुकी हैं। चीफ सेक्रेटरी केपी के और पंजाब के तौर पर नया जो अहम लोग हैं वो आ चुके हैं और उन्होंने काम शुरू कर रखा है। लेकिन बड़ी सबसे अहम बात तो यह है जहेज़ की लानत से छुटकारा पाना। अगर वफाकी हुकूमत इस हवाले से संजीदा है तो सूबों को भी इस हवाले से संजीदा होना पड़ेगा, और सूबों के वो महकमे जो कि इंतहाई अहमियत के हमल हैं और कानून साजी के हवाले से उनकी राय को अहमियत दी जाती है, उनके ज़िम्मेदारान को भी चाहिए कि वो जो अहकामात आते हैं उन पर अमल दरामद करें, ना कि ऐसे इक़दाम जिनके बारे में आने वाले दिनों में उसका कोई इम्प्लीमेंट होना है या नहीं होना उसके ऊपर। इकबाल साहब, आपने बताया, बहुत मुफस्सल बताया कि जहेज़ के ख़ात्मे के लिए या जहेज़ के से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए वफाक ने जो मरासले भेजे हैं सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को 10-11 माह से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। बार बार मरासले भेजे गए लेकिन सूबाई हुकूमतों ने रिस्पॉन्स अभी तक नहीं किया है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने किए, बहुत सी खबरें शेयर की, टेक्निकली हमने बताई, सोशली बताई। जो लॉबीज़ पेट्रोलियम डिवीज़न में काम कर रही हैं, पेट्रोलियम सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको लेकर अब अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी मुस्तरद किया और उसके बाद कहा कि असल जो लोग हैं, जो लॉबीज़ काम कर रही हैं, उनको सामने लाया जाए। ये बताइएगा, फर्नेस ऑयल लॉबी की वजह से पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के खजाने को माहाना कितना नुकसान हो रहा था? फैसल, देखिए, गुज़श्ता 6 माह के दौरान बाखबर प्रोग्राम और रोजनामा 92 न्यूज ने मुसलसल ये कोशिशें जारी रखी और सरकारी दस्तावेज की रोशनी में ये बताया कि किस तरीके के साथ एक मखसूस लॉबी कौमी खजाने को और अवाम को माहाना बुनियादों के ऊपर औसतन 5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने की मुर्तकिब हो रही है और एक बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ये सब कुछ हो रहा था। गुज़श्ता कई सालों से ये प्रैक्टिस थी, लेकिन उसके बावजूद कोई इस जानिब तवज्जो मबजूल करने को तैयार नहीं था। हमने सरकारी कंपनी PLL के दस्तावेज की रोशनी में बात की, हमने ओगरा के डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में बात की, हमने नेपरा के सरकारी दस्तावेज की रोशनी में बात की। मसला क्या था? मसला यह था कि पाकिस्तान के अंदर एक बिजली पैदा करने का या तवानाई के शोबे के अंदर एक मुसलमा असूल है कि सबसे पहले आपने वो तवानाई इस्तेमाल करनी है जो सस्ती तरीन है और माहौल दोस्त है। लेकिन उसके बरक्स फर्नेस ऑयल लॉबी गुज़श्ता 5 माह से ये अपनी मजमूम प्लान पर अमल दरामद कर रही थी, जिसके नतीजे में LNG की इंपोर्ट को कम करवाया गया और उसके साथ साथ फर्नेस ऑयल की खपत को इंटैक्ट रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करवाए गए। पावर डिवीजन ने सारे मामले के अंदर फर्नेस ऑयल लॉबी को भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली जब हमने देखा कि कराची के अंदर गैस बहरान पैदा हुआ और ये वो गैस बहरान है जिसकी गुज़श्ते 4 माह के दौरान हमने जिसकी निशानदही की थी, जिसकी निशानदही मुख्तलिफ इदारों की जानिब से की गई थी कि अगर यही प्रैक्टिस जारी रही
तो मौसम सरमा में बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और फिर बिल्कुल एन उसी मुताबिक हमें उस बदतरीन गैस शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लिया था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी सिफारिशें जमा करवाई और उस रिपोर्ट की रोशनी में हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया था कि असल जिम्मेदारी फर्नास ऑयल लॉबी पर ही फिक्स की गई है, क्योंकि सारा खेल फर्नास ऑयल लॉबी के गिर्द घूम रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 2 रोज कब जब इस मामले की सरबराही की, इजलास के अंदर सारे मामला का जायजा लिया गया, तो अल्टीमेटली फौरी तौर के ऊपर कहा गया कि अब LNG की इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि फर्नास ऑयल की मजीद इंपोर्ट नहीं की जाएगी। उसके साथ जो सस्ती बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स हैं उनको तरजीही बुनियादों पर चलाया जाएगा। और उसके साथ कुछ मजीद डायरेक्शन भी दी गई कि बिल्कुल उन सरकारी दस्तावेज की रोशनी में ये अहकाम जारी हुए जो कि हमने अपने प्रोग्राम में और रोजनामा 92 न्यूज के अंदर मुख्तलिफ खबरों की इशाअत के जरिए ये पैगाम मुतलका हुकाम तक पहुंचाया था। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की डायरेक्शन की रोशनी में पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी ने इजाफी LNG सस्ते दाम पर खरीदने की तैयारी कर ली। और सबसे बड़ा इस हवाले से जो काम शुरू कर दिया गया है कि इस वक्त जो हम कतर से LNG इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कतर के साथ आइंदा 15 साल तक के लिए गैस के निर्ख हमारे फिक्स हैं, जो कि अगरचे जाहिरी तौर के ऊपर हमें देखा जाए तो वो थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन जब आप इमरजेंसी की सूरत में LNG इंपोर्ट करते हैं तो वो उससे भी महंगी पड़ती है। इस सूरत हाल के अंदर जो कतर के साथ हमने LNG का मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे के अंदर एक शिक मौजूद है कि हम माहाना 5 से ज्यादा कार्गोज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन PSO की जाने से हैरान कुन तौर के ऊपर गुज़श्ता 5 माह के दौरान इस शिक को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। वज़ारत तवानाई के मातहत कंपनी PLL ने यह मामला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सामने टेकअप किया और अब यह फैसला किया गया है कि कतर से LNG खरीदारी के मुआहदे के ऊपर अमल दरामद का इख्तियार जो PSO के पास है, यह इख्तियार खत्म कर दिया जाए और PSO से यह इख्तियार लेकर PLL कंपनी के सुपुर्द किया जाए और PLL कंपनी सारे मामले को देखेगी। कतर के साथ जब मुआहदा किया गया था, उस मुआहदे के अंदर वफाकी हुकूमत ने इसलिए ही शामिल की थी कि मुस्तकबिल के अंदर LNG के बिजनेस को डील करने के लिए खसूसी तौर के ऊपर LNG की इंपोर्ट से मुतल्लिक वो एक डेडिकेटेड एक कंपनी कायम की जाएगी, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम LNG की इंपोर्ट होगा, जो इन सारे मामलात को समझ सकती होगी, जहां पे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। तो उसी रोशनी के अंदर लेकिन जो कतर के साथ मुआहदा था उसके ऊपर मुसलसल अमल दरामद जारी रखा PSO ने। अब ये मुआहदा जो जिसके अमल दरामद के इख्तियारात PSO के पास है, ये वापस लेने का फैसला किया गया है। कतर के बजाय PLL कंपनी तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करेगी और आने वाले दिनों के अंदर अगर हम बात करें फरवरी से ऑनवर्ड, तो कतर के साथ स्पॉट रेट की बजाय यानी आलमी मार्केट से ओपन टेंडर की बजाय महंगे दाम के ऊपर LNG खरीदने की बजाय कतर से उसी मुआहदे के तहत जहां पर हम माहाना 5 LNG की कार्गो इंपोर्ट करते हैं, अब हम 7 या 8 LNG की कार्गो इंपोर्ट कर सकेंगे। मुतलका हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है और इस इकदाम के नतीजे में माहाना हमें 4 से 5 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा और उसके साथ जो औसतन हमें 5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचता था, उस नुकसान की भी तलाफी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भट्टी साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया है। पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के पास जब ये इख्तियार आ गया इजाफी LNG इंपोर्ट करने का, तो उसके बाद PSO में मौजूद जो फर्नेस ऑयल लॉबी के साथ मिलकर गठजोड़ से फर्नेस ऑयल मंगवा लिया जाता था, अब उसका कलाकमा होगा। सुमरा साहब, आपकी तरफ आते हैं। वज़ीर आला कंप्लेंट सेल के डायरेक्टर समेत 6 अहलकार इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर नौकरी से फारिग कर दिए गए हैं। मुबैयना तौर पर करप्शन के भी इन पर इल्ज़ामात हैं। ये बताइएगा, ये वज़ीर आला का कंप्लेंट सेल तो अवाम की फलाह के लिए था, अवाम की शिकायत के अजाले के लिए था, ये डायरेक्टर और अहलकार यहाँ पे कारीगरी क्या कर रहे थे? जी बस साहब, बात ये है कि जो गवर्नेंस होती है उसके लिए 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत अहम होती हैं। पहली अहम चीज़ ये है कि जितनी भी तकर्रियाँ हैं या तबादले हैं वो मेरिट पर किए जाएं, सूटेबल ऑफिसर्स को सूटेबल प्लेस पर प्लेस किया जाए। उसके अलावा जो तरक्याती फ़ंड्स होते हैं उनकी मुनसिफाना तकसीम होती है। इसके अलावा आवाम की जो है रसाई ऑफिसर तक होना बहुत ज़रूरी होती है और आवाम के मसाइल हल करना होते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत पर जो है ऐवान वज़ीर आला में एक कंप्लेंट सेल कायम किया और उस कंप्लेंट सेल में एक कॉरपोरेशन का जो अहलकार है उसको बतौर डायरेक्टर तैनात कर दिया गया और उसके साथ जो है वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर लगाए गए। बाकी तकरीबन को 9 के करीब दीगर अहलकारों को पोस्ट किया गया।
ताकि वहाँ पर ये कंप्लेंट सेल जो है सूबा भर से आवाम की जो शिकायत हैं मुख्तलिफ महकमों के ख़िलाफ़ हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं या मुख्तलिफ ज़िली हुकूमतों के ख़िलाफ़ हैं, उनकी शिकायत सुनेंगे और उन शिकायत पर वज़ीर आला के अहकामात जारी करके मुतल्लिका महकमों को डायरेक्शन देंगे कि वो इनकी शिकायत का अजाला कर सकें। अब सूरत हाल ये है कि जो ये डायरेक्टर साहब लगाए गए थे, शाहिद कादर साहब इनका नाम है, इनके साथ एक एहसन नियाज़ी साहब को असिस्टेंट डायरेक्टर लगाया गया था और दो ढाई माह पहले इनकी तकर्री की गई थी। पहली बात तो ये है कि ये किसी भी सिविल सर्विस का हिस्सा नहीं है, ना ये सूबाई सिविल सर्विस का हिस्सा हैं, ना ये वफाकी सिविल सर्विस का हिस्सा हैं। ये कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं और इनको डायरेक्टर लगा दिया गया। वज़ीर आला का जो शिकायत सेल है वहाँ पर सबसे जो ज़्यादा शिकायत हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ आती हैं, रेवेन्यू महकमे के ख़िलाफ़ आती हैं। अब सबसे पहले तो इनकी चॉइस ही गलत थी। यहाँ पर या तो रेवेन्यू का PMS का ऑफिसर लगाना चाहिए था या PAS का ऑफिसर लगाना चाहिए था, इसके अलावा पुलिस ऑफिसर को लगाना चाहिए था ताकि वो शिकायत का इब्तदाई तौर पर ख़ुद जायज़ा ले और उसके साथ वो जो भी महकमा है जिसके महकमे के ख़िलाफ़ शिकायत हैं वो मुनासिब अहकामात जो वज़ीर आला के हैं वो उन शिकायत पर जारी कर सकें। अब इस आपको जब लगाया गया तो इन्होंने इस तरह किया कि ये लाहौर के अंदर जो भी कभी CCPO ऑफिस जा रहे हैं, कभी IG ऑफिस जा रहे हैं, कभी DCO ऑफिस जा रहे हैं, कभी कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर अपना तारफ़ करवाते हैं कि जी मैं कंप्लेंट सेल का वज़ीर आला पंजाब के कंप्लेंट सेल का जो है डायरेक्टर हूँ और ये मामलात हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि ये अपने दोस्त अहबाब के जो काम फंसे हुए हैं वो इन्फ्लुएंस करते थे और बहुत सारे महकमों में उनके इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत करते थे और मुबैना तौर पर करप्शन की भी शिकायत हैं। ये तमाम शिकायत जब वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में मुख्तलिफ एजेंसीज़ लेकर आईं और उन्होंने बताया कि ये शोहरत का मालिक नहीं है और जो आपका कंप्लेंट सेल है जहाँ पर तकरीबन डेली की 300 के करीब एवरेज कंप्लेंट्स आती हैं, जिनमें को 150 से लेकर 200 जो हैं कंप्लेंट्स वाया ईमेल आती हैं। इसके अलावा 50 से 60 अफराद या फैमिलीज़ जो हैं वो विज़िट कर दरख्वास्तें देते हैं और इसके अलावा टेलीफोनिक जो है कंप्लेंट्स भी आती हैं और पोस्टल सर्विस के ज़रिए भी कंप्लेंट्स आती हैं। उन पर मुतल्लिका जो अहकामात हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने उन कंप्लेंट्स का अजाला करना है, वज़ीर आला के बिहाफ पर उनको हदायत जारी की जाती थी। लेकिन ये जो साहब हैं जो एक कॉरपोरेशन के मुलाजिम थे, इनका कोई तजर्बा नहीं है रेवेन्यू का, इनका लॉ एंड ऑर्डर पे कमांड का कोई तजर्बा नहीं है। ये नाजायज़ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके गलत जो है अहकामात जारी करते थे, टेलीफोनिकली मुख्तलिफ अहकामात को कन्वे करते थे, जिससे बाज़ दफ़ा एम्बेरसमेंट होती थी। और एजेंसियों ने यह भी बताया कि इनके पास कुछ इनके ज़ाती दोस्त हैं, कुछ टाउट हजरात भी इनके आकर दफ्तर में बैठे रहते थे जो अपने काम मुख्तलिफ इलाकों से अपने काम पकड़ते थे और उन काम को वो करवाने का मुआवजा भी मुबैना तौर पर लेते थे और इनको यूज़ करते थे। क्योंकि ये शाहिद कादर साहब वो शख्स हैं जो 2009 में भी वहाँ पर कंप्लेंट सेल में रहे हैं, लेकिन एक शिकायत पर वहाँ से इनको फ़ारग किया गया था। अब सोचने की बात यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि हम नए पाकिस्तान में तमाम तकर्रियाँ और तबादले जो हैं वो मेरिट पर करेंगे और सूटेबल ऑफिसर को सूटेबल प्लेस पर लगाया जाएगा, लेकिन पंजाब में सुमरा साहब ये बताइएगा, ये डायरेक्टर साहब और 6 अहलकार क्या इनको मुअत्तल किया गया है या फिर नौकरी ही बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, इनके सर्विस टर्मिनेशन के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं? जी देखें, अब्बासी साहब ये रेगुलर मुलाजम हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, इनको वहाँ से फौरी तौर पर फ़ारग कर दिया गया। अभी 1.5-2 माह पहले इनकी वहाँ तकर्री की गई थी वज़ीर आला शिकायत सेल में, वहाँ से फ़ारग करके इनको कहा गया है कि ये अपने अपने महकमों में जाकर रिपोर्ट करें। और ज़रा ये कहते हैं कि कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया है क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो है शिकायत जो हैं वो बहुत सख्त नेचर की थी। लेकिन अब्बासी साहब, पंजाब की जो सूरत हाल है, गवर्नेंस की सूरत हाल है, यहाँ पर देखें, एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो कहते हैं कि सरकारी मामलात में कफ़ायत शारी को अपनाया जाएगा, वो अपने वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेच रहे हैं। लेकिन पंजाब का एक डिप्टी कमिश्नर जो लाडला डिप्टी कमिश्नर है वो कहता है कि मुझे 6.8 मिलियन रुपया दिया जाए, मैंने नई गाड़ी खरीदनी है और गाड़ी जो है वो मेरी जो मौजूदा गाड़ी है वो इस्तेमाल में नहीं है। अब ये जो शाहिद कादर साहब हैं, इनको लगाने से पहले अगर चेक कर लिया जाता, इनकी शोहरत चेक कर ली जाती, इनके लो डाउन्स ले लिए जाते और ये एम्बेरसमेंट वज़ीर आला पंजाब को ना देखनी पड़ती, क्योंकि एक बंदा अवाम की शिकायत जो है हल करने के लिए बैठा हुआ है और उसके खिलाफ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल की शिकायत आ रही हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर मामलात पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की बुनियादी सहूलियात का कुछ तज़किरा करते हैं। ज़ीशान, आपकी खबर है, आप ये बता रहे हैं कि बेशतर सरकारी अस्पतालों में इंटेंसिव केयर यूनिट ICU नदारद हैं। कितने अस्पताल हैं खैबर पख्तूनख्वा में और कितने अस्पतालों में ICU हैं? जी बिल्कुल फैसल अब्बासी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के 157 अस्पतालों में जो है सिर्फ 5 अस्पतालों में जो है ICU की सहूलत मौजूद है। इनमें जो है बेशतर अस्पतालों में जो 5 अस्पताल है इसमें बेड की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात कई दिनों तक ICU में बेड मिलने का इंतज़ार किया जाता है, जबकि बाज़ औक़ात जो है मरीज़ को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करने के वक्त जो है अमवात भी वाक़या हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 5 बड़े अस्पताल, जिसमें खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, LRH लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, इस तरह हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स और मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में सबको मिलाकर जो है कुल ICU में बेड्स की तादाद जो है 90 है, जिस पर पूरे सूबे के जो है मरीज है जिसकी तादाद इंतहाई कम है। रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 30 मरीजों को जो है उनको आम वार्ड में रखा जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका सही मानों में ख्याल रखा जा सकता है बल्कि उनकी ज़िंदगी को भी जो है ख़तरा लाहिक है। इसी तरह अगर बात की जाए 2 अस्पताल ऐसे हैं, काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स जो नौशहरा में वाक़ है, और इसी तरह सवाबी में एक मेडिकल कम्प्लेक्स है जिसमें जो है ICU के वार्ड जो है बनाए गए, लेकिन वो जो है ताहाल फ़हाल ना हो सके। अगर मरीज़ों की बात की जाए तो पूरे सूबे के जो है वो मरीज़ पिशावर का रुख करते हैं। पिशावर में जो है जो 3 बड़े अस्पताल हैं, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, KTH खैबर टीचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसमें, और LRH में जो है मरीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और यही वजह है कि न सिर्फ अमले को जो है मुश्किलात का सामना है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते, और इसी तरह मरीज़ों को भी जो है कई दिनों तक जो है बेड मिलने का इंतज़ार करना पड़ता है। या तो मरीज़ इंतज़ार करते हैं या जो है सिफारिशात और दीगर तरीकों से जो है बेड हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर बेड्स की तादाद की बात की जाए तो हमारे पास जो मौजूद स्टेटिस्टिक है, LRH लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जो है ICU बेड्स की तादाद 21 है। इसी तरह KTH में 17 है, और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में जो है 27 इन बेड्स की तादाद है। होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की महकमा सेहत के एक जो है पॉलिसी बनाई है कि कैटेगरी वाइज जो है हॉस्पिटल में जो है ICU बेड्स की जो है वो मौजूदगी होगी, लेकिन उसके बरक्स हमें देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो महकमा सेहत है उन्होंने एक पॉलिसी वाज़ेह की है जिसके मुताबिक जो है कैटेगरी A हॉस्पिटल में जो है 10 बेड्स जो है ICU के हो गए। इसी तरह कैटेगरी B जो है उसमें भी 10, और कैटेगरी C में जो है 5 जो है ये बेड्स की होगी, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल इसके बरक्स जो है देखने को मिला है। हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स है उनसे बात हुई LRH और दीगर अस्पतालों के, उनका कहना था कि 1200 बेड्स के हॉस्पिटल के लिए कम से कम 30 से जो है 40 बेड्स जो है ICU के होने चाहिए। इनके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि न सिर्फ ICU की जो है वो ज़रूरी होती है, बल्कि ICU से एक लेवल छोटा होता है, उसका नाम है हाई इंटेंसिव केयर यूनिट या हाई डिपेंडेंसी यूनिट। वो उनका होना भी निहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मरीज़ ICU से तो फारिग हो जाता है लेकिन उनको जो है आम वार्ड में रखना जो है किसी ख़तरे से कम नहीं होता, और यही वजह होता है कि इनको जो है हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखा जाता है कई दिनों के लिए, ताकि इनको मॉनिटर किया जाए, उनकी सेहत को मॉनिटर किया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी अस्पताल में जो है हाई डिपेंडेंसी यूनिट का जो है वो हमें नहीं मिला, और यही वजह है कि मरीजों के जान को जो है ख़तरा लाहिक है। इस तमाम मामलात पर जब हमारी बात हुई सेक्रेटरी हेल्थ से फारूक जमील साहब थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ICU में जो है बेड्स की तादाद या जो है हर अस्पताल में ICU की जो है होना लाजमी होता है, लेकिन बदकिस्मती से माजी में जो है इस अहम शोबे को जो है नज़रअंदाज किया गया है, और यही वजह है कि उनका आपने अपडेट किया खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर सरकारी अस्पतालों में ICUs की क्या सूरत हाल है। इससे मुतालिक वकील रहमान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। वकील रहमान साहब, कराची के मुख्तलिफ रिहायशी, कमर्शल और सनती इलाकों में गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है।
हम देख रहे हैं कि जो CNG इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, घरेलू सार्फिन भी हो रहे हैं, सनतों वाले भी हो रहे हैं। आप वज़ीर रेलवे ख़ुद कराची भी गए थे और उन्होंने कहा था कि गैस का बहरान कुछ दिनों में निमट जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ये क्यों ना ख़त्म हो सका? देखिए अब्बासी साहब, ये 2 हफ्ते पहले भी जब कराची में गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया था और CNG स्टेशंस और फिर मुख्तलिफ सनती तंजीमों के नुमाइंदों ने हड़ताल की और धरना देने का ऐलान किया था, तो उसके बाद हुकूमती नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई कि ये मसला हल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये ज़ाहिरी तौर पर यह मसला इस तरह हल भी कर दिया गया कि CNG स्टेशन को जिनको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सप्लाई बंद करने का कहा गया था, उनको सप्लाई बहाल कर दी गई। इसी तरह कैप्टिव पावर प्लांट जो है उनको भी कहा गया कि आप इनको जो है गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई। लेकिन मसला ये आ रहा है कि गैस में सिस्टम में गैस की शॉर्टेज बहरहाल मौजूद है, जिसको कम करने के लिए उस तरह उसमें जो है वो गैस शामिल करना उस तरह शामिल नहीं किया गया, जबकि डिमांड मुल्क भर में जो सर्दी बढ़ने की वजह से उसकी तलब में इजाफा हो रहा है, जबकि उसकी जो सप्लाई है वो उस तरीके से नहीं बढ़ाई गई, जिसका नतीजा ये निकला कि जब CNG स्टेशन खोल दिए जाते हैं तो उसके नतीजे में उसके जो सराउंडिंग में आबादी है, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो रिहायशी कंज्यूमर को उनको परेशानी होती है, उनको जो है वो गैस का प्रेशर कम मिलता है। इसी तरह करीब के जो सनती इलाके हैं वहाँ भी जो है वो प्रेशर कम कर दिया जाता है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं ये जो शॉर्टेज है इसका असर ये कहीं ना कहीं मुंतकिल होता रहता है कि कहीं पर जो है अगर घरेलू सार्फिन जो है वो उनको कहीं अगर सूरत-ए-हाल बेहतर होती है तो दूसरी तरफ जो है वो CNG स्टेशन को बंद करना पड़ता है। अगर कहीं CNG स्टेशन को खोलना पड़े तो फिर सनती सार्फिन जो है वो मुतासर होते हैं। अब ये इस वक्त जो है वो 2-3 दिन से ये सूरत-ए-हाल दोबारा जो है वो ख़राब हो गई। वैसे तो ये जब से जो है हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि ये अब जो है वो शॉर्टेज नहीं की जाएगी, उस यकीन दहानी के बाद तो कहीं ना कहीं इसका असर मौजूद था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है वो इसकी जो है वो शिद्दत दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। 2 दिन पहले हमने पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का उनकी एक मीटिंग भी, उन्होंने भी इस पर जो है वो तशवीश का इजहार किया। इसी तरह कल जो है वो कराची की जो है बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनती इलाका है साइट एसोसिएशन, उन्होंने भी जो है एक हंगामी इजलास तलब किया। उसमें भी सनतकारों ने इस सूरत-ए-हाल पर बड़ी जो है वो बेचैनी उनमें पाई जा रही थी और उन्हें उस पर जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर। वकील रहमान ये बताइएगा, इससे पहले एक खबर ये भी थी कि जो सिंध की अपनी पैदा होने वाली गैस है उसको सिस्टम गैस में शामिल करके पंजाब में उसकी सप्लाई दे दी गई थी और LNG टर्मिनल जिसने मुकर्रर मुद्दत पर पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से कराची में गैस बहरान ने जन्म लिया था। क्या अब भी बुनियादी मसला यही है कि LNG टर्मिनल मुकर्रर मुद्दत पर मुकर्रर मिकदार में नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से कराची में ये गैस बहरान जन्म ले रहा है? देखिए, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है और लेकिन इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने पंजाब में सनती सार्फिन को RLNG पर सब्सिडी देने का फैसला किया था, जिसके बाद पंजाब में काफ़ी हद तक ये जो है सूरत-ए-हाल बेहतर हो गई है और उसके नतीजे में सप्लाई भी कुछ पूरे सिस्टम में बढ़ गई है। अब कराची के सनती सार्फिन भी कहते हैं कि हमें जो है वो क्योंकि सदरन पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में गैस की पैदावार ज़्यादा है तो इसलिए जो है वो आईनी उसके मुताबिक जो है वो पहले यहाँ की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो ज़रूरत अगर इस तरह नहीं दी जा रही तो फिर इसका मुतबादिल ये है कि RLNG जिस तरह पंजाब के सनती सार्फिन को सब्सिडी देकर दी जा रही है तो इसी तरह कराची के यहाँ के सनती सार्फिन को भी सब्सिडी दी जाए RLNG पर, ताकि जो ये जो शॉर्टेज है ये ख़त्म हो। और उनका ये भी कहना है कि पंजाब में जो है 200 MMCFD की जो है वो RLNG की ज़रूरत है, कराची में जो है ये 50 MMCFD की ये डिमांड पूरी हो सकती है, इसलिए उसके मुताबिक जो है वो इसकी सब्सिडी भी कम देनी पड़ेगी। लेकिन यह मैं आपको एक और बात बताऊं कि हुकूमत की इस वक्त जो है वो सब्सिडी देने के बारे में हुकूमत के लिए जो है फैसला करना इसलिए भी मुश्किल है कि IMF की एक कंडीशन ये भी है कि वो सब्सिडी कम से कम दी जाए। तो हुकूमत ने इंतहाई ज़रूरत के तहत पंजाब के सनती सार्फिन को RLNG पर सब्सिडी तो दे दी
देती है, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाने के हक में नहीं है। और दूसरी तरफ ये माहिरीन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर ये सब्सिडी को इसी तरह फैला दिया जाएगा तो इसके नतीजे में एक और सर्कुलर डेट, जो पहले ही तवानाई सेक्टर में एक जो है वो सर्कुलर डेट चल रहा है, ये सर्कुलर डेट जो है वो आपके RLNG और गैस सेक्टर में भी जो है वो बढ़ सकता है। तो बहरहाल ये हुकूमत के लिए इस वक्त जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी जो है उस पर काबू पाना मुश्किल है और सार्फिन की तरफ से जो है वो दबाव भी बढ़ रहा है। तो अब देखना ही है कि इतवार तक जो है वो कराची के सनती सार्फिन ने, साइट एसोसिएशन ने इतवार तक जो है हुकूमत को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर इतवार तक यानी कल तक जो है वो सप्लाई बेहतर नहीं की जाती तो उसके बाद जो है पीर को ठीक वकील रहमान, आपने अपडेट किया कराची के मुख्तलिफ रिहायशी कमर्शियल सनती इलाकों में गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है और इस वक्त भी कराची में एक बहरान की कैफियत है। गौहर अली लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर साहब, आपकी खबर है पंजाब असम्बली के क़याम के 3 माह बाद ही अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की मुहिम अरूज पर पहुंच गई। ये बताइएगा, एक तो क्या हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों इस पर इत्तफाक रखते हैं, और दूसरा इस वक्त MPA जो पंजाब के हैं, वज़रा जो हैं, इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? जी बस सब ये दुरुस्त है कि पंजाब असम्बली के अरकान इस वक्त अपनी तनख्वाहों में इजाफे की मुहिम चला रहे हैं और दिलचस्प बात यह है इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक पेज पर हैं। ये मुहिम जो है बहुत ज़ोरों से जारी है और पिछले दिनों जब सलमान रफ़ीक की गिरफ़्तारी हुई तो मुस्तबिक नून का एक वफ़द डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को मिला कि हम ये वफ़द जो है इसलिए जा रहा है कि हम जाकर सलमान रफ़ीक की गिरफ़्तारी पर प्रोडक्शन आर्डर जारी कराएं। लेकिन इस वफ़द के अरकान ने वहाँ जाकर अपनी तनख्वाहों का मुतालबा किया कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने कहा कि मैं इस वक्त मौके पर फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस मामले का जायज़ा लूँगा। अगर उस वक्त डिप्टी स्पीकर ये तय कर लेते और ये बात मान लेते कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा तो फिर मीडिया में बहुत शोर मचता। लेकिन ये मुहिम बहुत ज़ोरों शोर से जारी है और इस पर एक रुकन असम्बली करारदाद लाने की भी कोशिश कर रही हैं। वो खातून रुकन जो है उन्होंने मुस्तबिक नून के अरकान से भी बात की है। मुस्तबिक नून के अरकान ने कहा है कि हम इस करारदाद में का साथ देंगे। दूसरा जो भाई साहब ने पूछा है, इस वक्त जो रुकन असम्बली है उसकी तनख्वाह 18,000 रुपये है। ये कहा जाता है कि रुकन असम्बली की तनख्वाह 18,000 है और इसी बहुत कम है, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ये शोर मचाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अलाउंसेस डाल के तनख्वाह 83,000 रुपये बनती है। 83,000 रुपया माहवार तनख्वाह हर रुकन असम्बली को मिलती है, जिसमें 10,000 रुपये टेलीफोन का बिल भी है। अब मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसका जो 10,000 रुपये टेलीफोन का बिल आता है। आजकल मोबाइल के पैकेजेस हैं, लेकिन फिर भी हर रुकन असम्बली को 10,000 रुपया मोबाइल के इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर जब इजलास होता है तो उसमें 3100 रुपया हर रुकन असम्बली को मिलता है, यानी कि 83,000 तनख्वाह और 3100 रुपये इसके अलावा है वो इजलास का। उसमें जो है वो 15 रुपये फ़ी किलोमीटर जो है वो रुकन असम्बली को मिलता है, वो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। उसमें दिलचस्प बात है वो जाने का भी मिलता है और आने का भी मिलता है। इसके अलावा हर रुकन असम्बली को इजलास से शुरू होने से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद यानी 8 दिन का इजाफी अलाउंस भी मिलता है। अगर 1 दिन का इजलास हुआ तो उसको 9 दिन के पैसे मिलेंगे, 9 दिन की रकम मिलेगी। इसके अलावा जो है अगर वो कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए आता है तो फिर उसको 6 दिन का यानी कि 3 दिन कमेटी के इजलास से पहले का और 3 दिन कमेटी के इजलास का अलाउंस मिलेगा। यानी कि अगर कमेटी का इजलास 1 दिन हुआ तो उसको 7 दिन का अलाउंस मिलेगा। तो भाई साहब ये तनख्वाह तो लाखों में पहुँच जाती है। दिलचस्प बात यह है पंजाब असम्बली में अभी तक एक भी मसौदा कानून मंजूर नहीं हो सका। अवामी फलाह का अभी तक एक बिल नहीं आ सका। एक बिल हुआ था, वो फिनांस बिल था, बजट था, वो तो मजबूरी थी कराने का था। अभी तक पंजाब असम्बली एक बिल मंजूर नहीं करा सकी। आप ये बताएं कि लाकानूनियत, दहशतगर्दी, करप्शन, किसी एक मामले पर अरकान असम्बली एक हुए हों 3 माह में। मैं 2002 से पंजाब असम्बली कवर कर रहा हूँ। हमने हमेशा ये देखा है अपने मुफाद के लिए तो ये अरकान असम्बली इकट्ठे हो जाते हैं। जब अवामी मुफाद की बात आती है तो हर रुकन असम्बली ये कहता है मैं पार्टी पॉलिसी को पाबंद, मेरी पार्टी की तरफ से ये डायरेक्शन है, मेरी पार्टी की तरफ से वो डायरेक्शन है, तो मैं इस बिल पर साथ नहीं दे सकता। और जब हाउस में बात आती है तो कहते हैं ये बिल फ़लाँ शख्स का है, ये फ़लाँ पार्टी का। पार्टी में बात जब अवामी मुफाद की बात आती है तो इनको पार्टियाँ याद आ जाती हैं। ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियाँ हैं, हम इस पर बात नहीं कर सकते, हम ये बिल जमा नहीं करा सकते, उस पर हिमायत नहीं कर सकते, अवामी मुफाद के हक़ में करारदाद नहीं ला सकते। लेकिन जब बात ये होती है तनख्वाहों की
तो ये सब अरकान इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर फिर ऐसा दबाव डालते हैं स्पीकर हमने ये देखा है कि वो मजबूर हो जाते हैं। इससे पहले भी ऐसे गुज़िश्ता असेंबली में भी ऐसे ही हुआ था कि जब तनख्वाह में इजाफे का मामला तो सारे अरकान इकट्ठे होकर हाउस न चलने दें। ठीक गौहर अली साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब अवाम की बात होती है तो फिर पार्टी के नज़रियात हायल हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ज़ाती मफाद होता है हुकूमत अपोजिशन सारे अरकान इकट्ठे हो जाते हैं। होती साहब आपकी तरफ आते हैं। आपकी खबर ये है कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान, हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि ज़रई मुल्क है, लेकिन अब सर्विस इंडस्ट्री जो है वो इस पे ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। कितना शेयर है सर्विसेज का? जी, पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 साल से जो मुलाजमतें हैं वो सनतों में और ज़राअत में कम हो रही हैं। उसमें माइनिंग भी शामिल है और फिशिंग भी शामिल है, और जो मुलाजमतें हैं और आमदनियाँ हैं वो सर्विसेज सेक्टर में बढ़ रही हैं। सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें परचून है, बैंक हैं, होटल हैं, प्रॉपर्टी है, तालीम है, हेल्थ है, सोशल वर्क है, कंप्यूटर की सर्विसेज हैं, जो तफरी है, इसके अलावा मीडिया है, कम्युनिकेशंस हैं यानी कि सड़कें वगैरह बनना, बिजली है, गैस है और वाटर सप्लाई। इसमें तकरीबन ये समझिए कि ये 63% हो गया है जीडीपी का। सरमायाकारी जो है वो ज़राअत में और सनत में कम हुई है। सनत जो है वो वहीं पे खड़ी है जहाँ पे 10 साल पहले थी, और ज़राअत जो है वो 1% कम हो गई है। ये इसमें जो सरमायाकारी कम हुई हैं उसकी वजह से मुलाजमतें भी कम हो गई हैं, उसकी वजह से यहाँ पे आमदनियाँ भी कम हो गई हैं। ये इस चीज़ से भी ज़ाहिर होता है कि 63% जो सर्विसेज इंडस्ट्री हो गई है, 53% टैक्स भी अब यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान में सनत और ज़राअत से मुतालिक लोग जो हैं उनको सरमायाकारी भी नहीं मिल रही, वहाँ मुलाजमतें भी जनरेट नहीं हो रही और वहाँ आमदनियाँ भी कम हो गई हैं। ये एक सिग्नल है एक बड़ी आबादी के मुल्क के लिए कि यहाँ पर अब बहुत बड़ा कोई इनकलाब ऐसा लाना पड़ेगा कि सरमायाकारी बढ़े, यहाँ पर मुलाजमतें बढ़ें और यहाँ इनकम्स बढ़ें। अगर आप टैक्स देखें तो टैक्स अगर इन दो शोबों से नहीं आ रहा, सनत और ज़राअत से, और 53% टैक्स जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आबादी भी शिफ्ट हो रही है सनत से और ज़राअत से, और जहां आबादी जा रही है जो सर्विस इंडस्ट्री में जा रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि शहरों पे भी बोझ पड़ रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो सोशल सेक्टर है यानी कि पानी, बिजली, गैस की फराहमी जो है वो भी बड़ा मसला बन गया है। तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक ऐसा रेवोल्यूशन अब चाहिए कि जो सनत और ज़राअत को एकदम खड़ा कर दे। उसके लिए सरमायाकारी पहली चीज़ है। जो नई हुकूमत आई है, कल भी इमरान खान ने एक तकरीर की है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ाई जाए ताकि इंडस्ट्री बढ़े, और इंडस्ट्री के साथ ज़राअत बढ़े ताकि वो जो खाम माल है ज़राअत का वो वहाँ पे इस्तेमाल हो। तो कल इमरान खान ने जो सिग्नल दिया है अपनी तकरीर में सफरा को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप फौरी तौर पे पाकिस्तान के लिए मंडियाँ तलाश करें, आप लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में मंडियाँ तलाश करें, वरना यूरोप में तो और अमेरिका में तो हम मुकाबला कर नहीं पा रहे। इस सर्विस इंडस्ट्री के फैलने से मुल्क के अंदर तो मुलाजमतें कुछ हद तक बढ़ गई हैं और कुछ टैक्स भी बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और पैदावार कम हो गई है, यानी वैल्यू एडिशन कम हो गई है। इस सिग्नल को खतरा समझकर होती साहब बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपकी सनत और आपकी ज़राअत ज़वाल पजीर है तो फिर आप इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी ही बनेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।